नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रसून दुबे आज फिर आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा मध्य प्रदेश की जनजातियां। मध्य प्रदेश की जनजातियां, क्योंकि इस बात से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि संपूर्ण राज्यों में, भारत देश के संपूर्ण राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में टोटल 21.1% जनसंख्या एसटी यानी कि जनजातीय जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति रहती है। तो आप देखेंगे, अगर पूछ ले कि विशेष तौर से मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा सर 46%। कितने परसेंट जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, तो सर 46% जनजातियां 46 जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। 46 जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं। 46 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। हम एक एक से जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से 46 की 46 महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। कुछ एक हमें पढ़ना है, जिससे 12-15 जनजातियों के लगभग हम पढ़ेंगे, जिससे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हम आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। 46 प्रकार की जनजाति में से हम जो सबसे पहले प्रकार की जनजाति पढ़ेंगे उस जनजाति का नाम होगा सर गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? हम गौड़ जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने का एक क्रम रहेगा। देखिए, हर एक चीज को पढ़ने का एक तरीका है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। तो इसको पढ़ने का भी हम एक क्रम बना के चलेंगे और उसी क्रम में हम सारे प्रकार की जनजातियों को पढ़ेंगे। तो आपको अभी तक केवल इतना पता करना है कि सर यहाँ 46 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और 46 प्रकार की जनजातियों की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं गौड़ जनजाति को। तो गौड़ जनजाति में आप ऐसे टॉपिक बनाएंगे, सबसे यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम जनजाति का, जिस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। जनजाति के बाद हम यहाँ लिखेंगे उप जनजाति। उप जनजाति, उस जनजाति में कौन कौन सी उप जनजातियां आती हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इनका क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती हैं। और उसके बाद आगे चल के हम लिखेंगे क्षेत्र के बाद इनके नृत्य, कौन कौन से विशेष प्रकार के नृत्य इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन से विशेष प्रकार के नृत्य इनके लोगों द्वारा किए जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे विशेष, कि जनजाति के बारे में विशेष बात क्या है। तो जितनी भी जनजातियां हम पढ़ेंगे सभी को हम इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जनजाति लिखेंगे, जनजाति के बाद हम उप जनजाति लिखेंगे, उप जनजाति के बाद उनका क्षेत्र डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके नृत्य डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम विशेष डिस्कस करेंगे। इतनी चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो जनजाति का आपको पता ही है कि सर कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं। तो सर हम जनजाति पढ़ रहे हैं गौड़। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं? गौड़। गौड़ जनजाति पढ़ रहे हैं। अब गौड़ जनजाति में अब पढ़ना है उप जनजातियां, कि सर इसकी उप जनजातियां कौन कौन सी हैं। उप जनजातियों की चर्चा करते हैं। उप जनजातियां होती हैं इसकी, पहली उप जनजाति का नाम है कोयला भूतिस। कोयला भूतिस, कोयला भूतिस। दूसरी होती है नगारची। नगारची, कोयला भूतिस और नगारची, दो के क्रम में याद करते हैं, कोयला भूतिस और नगारची। उसके बाद आएगा नंबर कोयला भूतिस, नगारची, ओझा। ओझा, उसके बाद आएगी अंगरिया। अंगरिया के बाद नंबर आएगा प्रधान का, और प्रधान के बाद आएगा सोलहास। अभी एक एक सिर के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसका क्या काम रहता है, सारी चीजों का हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जनजाति का नाम हुआ गौड़ और उप जनजातियां हुई कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहास। यानी कि कितनी उप जनजातियां हैं? तो सर इनकी 6 उप जनजातियां हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे आप, कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहास। एक एक सिर के काम पर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर इनका क्षेत्र क्या है। तो इनका क्षेत्र है सर मध्य प्रदेश में नर्मदा के दोनों तट, नर्मदा के
दोनों तट तथा दोनों तट तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश। यानी कि प्रमुख रूप से, अगर प्रमुख रूप से चर्चा की जाए तो नर्मदा के दोनों तट, और आपने नर्मदा नदी को जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के जो भी जिले आएंगे उसके आसपास वाले, खरगोन हुआ, खंडवा हुआ, होशंगाबाद हुआ, जबलपुर हुआ, ये सारे जिलों में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाएगी? गौड़। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वहीं पाए जाते हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जगह, इस चीज को आप नोटिस करके रखेंगे, हर जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया उसका रिवीजन करा देता हूँ। जनजाति का नाम है गौड़, उप जनजातियां हैं सर कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहस। क्षेत्र क्या है सर? नर्मदा के दोनों तट तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश। अब बात आती है कि सर इनके नृत्य कौन कौन से, तो इनके नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से नृत्य? तो इनके नृत्य हैं कर्मा, शैला, सजनी, कर्मा, शैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और गोंडी। ठीक है ना? तो ये इनके नृत्य हैं सर। अब याद कैसे करेंगे? बिल्कुल परेशान ना हो, क्लास खत्म होने के पहले ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, सारी चीजें आप रट के ही घर जाएंगे। तो देखिए, कर्मा, शैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और गोंडी। एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, अगर पसंद आए तो याद कर सकते हो। हम ऐसे याद कर सकते हैं सर, ये दो लड़के हो गए, एक कर्मा और एक शैला। कर्मा और शैला ये दो लड़के हैं। कर्मा और शैला अपनी सजनी पूजा और रीना के साथ कहरवा नृत्य कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे? कर्मा और शैला अपनी सजनी पूजा और रीना के साथ कहरवा नृत्य कर रहे हैं। देखिए, आवश्यकता नहीं है कि हम ट्रिक से याद करें, चीजों को 2-4 बार देखेंगे हमें याद हो जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा सा अगर माइंड में मच जाए तो आसानी से याद हो सकती है। और क्योंकि जनजातियों को याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। कौन कौन से नृत्य हैं? कर्मा, शैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और गोंडी। तो आप देखेंगे, एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं पूरा। जनजाति का नाम क्या है? जनजाति का नाम है सर गौड़। उप जनजातियां हैं कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहस। क्षेत्र क्या क्या है सर इनका? क्षेत्र है नर्मदा के दोनों तट तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश। और नृत्य है इनके कर्मा, शैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और गोंडी। देखिए कैसे याद करेंगे। कर्मा और शैला दो लड़के हैं, कर्मा और शैला अपनी सजनी पूजा और रीना के साथ कहरवा नृत्य कर रहे हैं। और गौड़ जनजाति है तो गौड़ी नृत्य तो होगा ही होगा। क्लियर है? उप जनजातियों की बात करते हैं, कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहस। अब देखिए विशेष की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कि भारत में तो ये भारत में दूसरे नंबर की जनजाति है। भारत में ये दूसरे नंबर की जनजाति है, पहले नंबर पे भील आती है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भीलों की है। और दूसरे नंबर पे कौन? अगर बात की जाए मध्य प्रदेश, तो सर मध्य प्रदेश में भी ये कौन से नंबर पे आते हैं? मध्य प्रदेश में भी यह दूसरे नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे आते हैं सर? मध्य प्रदेश में भी यह दूसरे नंबर पे आते हैं। तो याद करना आसान हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी दूसरे नंबर पे है और भारत में भी ये कहाँ है? भारत में भी ये दूसरे नंबर पे होते हैं। उसके बाद सर इनमें विवाह की एक प्रथा चलती है। विवाह की एक प्रथा होती है जिसका नाम है घोटुल प्रथा। विवाह की प्रथा होती है जिसका नाम है घोटुल प्रथा। ठीक है ना? विवाह की प्रथा का नाम क्या है? घोटुल प्रथा। सर ये घर में मेहमानों के लिए बंगला बना के रखते हैं। मेहमानों को जहां बैठाते हैं, यानी हम जिस कमरे में मेहमानों को बैठाते हैं उस कमरे को क्या नाम देते हैं? मेहमानों के लिए बंगला। क्या नाम देते हैं सर? मेहमानों के लिए बंगला बनाते हैं। मेहमानों के लिए बंगला बनाते हैं। इनमें एक प्रथा और चलती है जिसका नाम होता है दूध लौटावा। कौन सी प्रथा? दूध लौटावा। अभी मैं समझाऊंगा दूध लौटावा प्रथा क्या है। दूध लौटावा, अब ये सारी चीजों को मैं समझाऊंगा। तो देखिए इनके विशेष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में विशेष क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो यह भारत की दूसरे नंबर की जनजाति है।
यह मध्य प्रदेश की भी दूसरे नंबर की जनजाति है। इनमें विवाह की एक प्रथा चलती है जिसका नाम क्या होता है? घोटुल प्रथा। क्या नाम होता है? घोटुल प्रथा। प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, या विवाह की घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो हम उत्तर करेंगे सर गौड़ जनजाति में प्रचलित है। मेहमानों के लिए, यानी जैसे हमारे घर में गेस्ट हाउस होता है ना मेहमानों के लिए, उसी तरह इनके घर में जो कमरा होता है उसी का नाम ये क्या देते हैं? बंगला नाम देते हैं। और एक प्रथा इनमें होती है दूध लौटावा। अभी एक एक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, मैं एक पीएससी का प्रश्न बता रहा हूं आपको। पीएससी ने पूछा था 2019 पीएससी में कि सर जो लोहासुर है, लोहासुर वो किस जनजाति के देवता है? लोहासुर जो है वो किस जनजाति के देवता है? तो आप देखेंगे सर जो अंगरिया जनजाति है, अंगरिया, इस अंगरिया जनजाति का काम होता है आग का काम करने वाले। ये कौन होते हैं? ये होते हैं आग का काम करने वाले, आग का काम करने वाले। और आग के काम करने वाले इनका ही नाम अंगरिया इसीलिए पड़ा। और इनके देवता का नाम होता है, इनके देवता का नाम होता है लोहासुर। तो उत्तर करना था हमें अंगरिया, ठीक है ना। गौड़ जनजाति की उपजनजाति है, गौड़ जनजाति की उपजनजाति का नाम है अंगरिया, और अंगरिया के देवता कौन है? लोहासुर। ये प्रश्न यहाँ से पीएससी में पूछा गया था। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पेपर में बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। एक बार रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक से चर्चा करेंगे। तो जनजाति का नाम है, जनजाति का नाम है सर गौड़। जनजाति क्या हुई? जनजाति का नाम है गौड़। उसके बाद चर्चा करेंगे उप जनजाति। तो कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहास। देखिए मेरे साथ सीखने का एक ही मंत्र है कि मैं चीजों को जितनी बार बोल रहा हूं, आप घर पे बैठे हैं और उन चीजों को बार बार बोलें। जितनी बार आप मेरे साथ बोलेंगे आपको उतनी ही जल्दी याद होगा। तो बोलिए मेरे साथ, कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोलहास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्र, तो क्षेत्र होते हैं नर्मदा के दोनों तट तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश। नृत्य की बात करते हैं तो कर्मा, सैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और गोंडी। कर्मा और सैला अपनी सजनी, पूजा और रीना के साथ कहरवा नृत्य कर रहे हैं या कहर ढा रहे हैं, बात एक ही। विशेष की बात कर लेते हैं तो विशेष में हम देखेंगे यह भारत की दूसरे नंबर की जनजाति है, यह मध्य प्रदेश की भी दूसरे नंबर की जनजाति है। विवाह की घोटुल प्रथा यहाँ फेमस है। मेहमानों के लिए बंगला बनाते हैं और दूध लौटावा यहाँ प्रथा चलती है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। अब हम इनके उप जनजातियों के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको उप जनजातियां बताई, मैंने आपको उप जनजातियां बताई किसकी? गौड़ जनजाति की मैंने आपको उप जनजातियां बताई हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। गौड़ जनजाति की उप जनजातियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उप जनजाति देखिए कौन कौन सी उप जनजातियां मैंने बताई। तो पहली उप जनजाति का नाम क्या है? पहली का नाम है कोयला भूतिस। पहली का नाम क्या है? पहली का नाम है कोयला भूतिस। एक प्रश्न पेपर में आ जाता है कि सर इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है? तो सर जो कोयला भूतिस होते हैं वो नृत्य करने वाले, इस जनजाति में जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं, नृत्य करने वाले लोग वो होते हैं आपके कोयला भूतिस। नृत्य करने वाले लोग कौन होते हैं? कोयला भूतिस। दूसरे नंबर पर मैंने जो आपको जनजाति दिखाई उसका नाम है नगारची। नगारची, तो सर ये नगारची का काम क्या है? ये होते हैं सर नगारची झाड़ फूक। ये क्या काम करते हैं सर? ये झाड़ फूक का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम। उसके बाद मैंने आपको एक जनजाति दिखाई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ओझा। सर ओझा क्या करता है? ओझा काम करता है सर तांत्रिक का। ओझा किस चीज का काम करता है? ओझा काम करता है आपका तांत्रिक का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आगे चौथा अंगरिया। तो अंगरिया मैंने आपको बता दिया आग का काम करते हैं। क्या का काम करते हैं सर? ये करते हैं आग का काम, या लिख सकते हैं लोहे का काम, ठीक है ना। आग का काम करने वाले ये कहलाते हैं आपके अंगरिया। और इन्हीं के देवता कौन है? तो इन्हीं के देवता है सर आपके लोहासुर। यही प्रश्न आपका पीएससी में पूछा गया था कि लोहासुर किसके देवता है? यही प्रश्न आपका पीएससी में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर देखते हैं प्रधान। प्रधान का क्या काम है? तो प्रधान कहलाता है पुजारी। प्रधान कहलाता है पुजारी। क्या कहलाता है प्रधान? तो प्रधान कहलाता है पुजारी।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आखिरी नंबर को डिस्कस कर लेते हैं हम। और आखिरी नंबर है हमारा सोल्हास। सोल्हास का काम क्या है सर? तो सोल्हास होते हैं रस्सी का काम करने वाले। सोल्हास कौन कहलाते हैं? तो सर सोल्हास जो होते हैं वो होते हैं सर रस्सी का काम करने वाले। तो ये सारे मैंने उपजनजातियों के, प्रत्येक उपजनजातियों के कार्य बता दिए। आप ध्यान से सुनेंगे। कोयला भूतिस कौन होते हैं? नृत्य करने वाले होते हैं। नगारची झाड़ फूंक करने वाले होते हैं। ओझा तांत्रिक कहलाता है। अंगरिया आग का काम करने वाले, और इन्हीं के देवता कौन है? लोहासुर है। प्रधान पुजारी होता है, और सोल्हास रस्सी का काम करने वाले होते हैं। ध्यान रखेंगे। कोयला भूतिस नृत्य करने वाले, कोयला भूतिस के बाद नगारची झाड़ फूंक का काम करने वाले, ओझा तांत्रिक का काम करने वाला होता है। उसके बाद प्रधान पुजारी होता है। प्रधान पुजारी के बाद अंगरिया आग का काम करता है, और उनके देवता लोहासुर हैं। और लास्ट में आपका नंबर आएगा सोल्हास। ये आपका रस्सी का काम करते हैं। क्या का काम करते हैं सर? ये आपका रस्सी का काम करते हैं। तो ये सबके काम है। आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते। देख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए आप, हमने पढ़ा विवाह की एक प्रथा पढ़ी जिसका नाम है घोटुल प्रथा। क्या नाम है? घोटुल प्रथा। इस घोटुल प्रथा में जो विवाह होता है वो दो तरह से होता है। इस घोटुल प्रथा में विवाह दो तरह से होता है। एक का नाम होता है लामानाई, और एक होता है लमझाना। लामानाई और लमझाना। तो आप देखेंगे ध्यान से, लामानाई अगर इसको अपनी भाषा में समझा जाए लामानाई को, तो लामानाई का मतलब होता है घर जमाई। घर जमाई यानी कि जो लड़का रहेगा, लड़का वो लड़की पक्ष के घर जाएगा, उसके यहाँ काम करेगा, उनके घर वालों को खुश रखेगा। अगर घर वालों को लगा कि हाँ ये काम करने में अच्छा है, हमारी लड़की का ख्याल रख सकता है, तो उसको विवाह के तौर पर लड़की दे दी जाती है। इस विवाह का नाम है लामानाई। और लमझाना एक प्रकार से कहा जाए तो ये प्रेम विवाह होता है, या अपनी भाषा में कहें तो लव मैरिज होता है। यानी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? काजी। ये लमझाना उस तरह का विवाह है। एक और बात आई थी कि सर दूध लौटावा क्या है? दूध लौटावा, तो दूध लौटावा का मतलब होता है, दूध लौटावा जैसे मान लीजिए इसको क्रॉस कजिन मैरिज भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बुआ है और मामा जी, बुआ है और मामा जी हैं। अब मान लो कि बुआ की लड़की हुई, बुआ की लड़की है और मामा का लड़का है। इन दोनों का विवाह करा दिया जाएगा, इनका विवाह हो सकता है। तो आगे चल के बुआ का अगर लड़का होता है और मामा की अगर लड़की होती है, तो इन दोनों का विवाह भी करा दिया जाएगा। तो देखिए अभी बुआ की लड़की का मामा के लड़के से विवाह होता है, लेकिन अब मामा की लड़की का बुआ के लड़के से विवाह होता है। तो देख लीजिए इसी को कहा जाता है सर क्रॉस कजिन मैरिज। क्या कहा जाता है? क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है ना, क्रॉस कजिन मैरिज। और हिंदी में कहते हैं सर दूध लौटावा प्रथा, यानी कि दूध को लौटाने की प्रथा, ये कहलाती है दूध लौटावा प्रथा। तो दो प्रथाओं की चर्चा हमें करनी थी। घोटुल प्रथा, तो घोटुल प्रथा में विवाह दो तरह से होता है, लामानाई और लमझाना। लामानाई को समझा जाए तो लामानाई कहलाता है घर जमाई। क्या कहलाता है? घर जमाई। घर जमाई का अर्थ होता है कि लड़का जो है वो लड़की के घर जाएगा, वहां काम करेगा, घर वालों की, सास ससुर की सबकी सेवा करेगा, और उसके बाद अगर लड़की के घर वालों को लगता है कि हाँ ये लड़का ठीक है, हमें इसके साथ विवाह कर देना चाहिए, तो हम इसका विवाह आसानी से करा दें। और लमझाना एक प्रकार से लव मैरिज होता है, प्रेम विवाह होता है, यानी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? काजी। उसके बाद दूध लौटावा प्रथा, तो दूध लौटावा प्रथा में अगर बुआ की लड़की की शादी मामा के लड़के से हुई है, तो आगे चलकर मामा की लड़की की शादी बुआ के लड़के से होगी, और यही कहलाता है दूध लौटावा या क्रॉस कजिन मैरिज। तो देखिए एक बार पूरा रिवीजन ले लेते हैं एक बार ध्यान से, जो जो हमने पढ़ा है अभी तक। देखिए हमने जनजाति के बारे में चर्चा की। जनजाति का नाम क्या है? जनजाति का नाम है सर गौड़। क्या नाम है? जनजाति का नाम है सर, जनजाति का नाम है गौड़। गौड़ जनजाति की उप जनजातियां हमने देखी, कोयला भूतिस, नगारची, ओझा, अंगरिया, प्रधान और सोल्हास। क्षेत्र हमने देखे नर्मदा के दोनों तट तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश। नृत्य की हमने चर्चा की, कर्मा, सैला, सजनी, पूजा, रीना, कहरवा और कौंडी। विशेष हमने देखा भारत की दूसरे नंबर की, मध्य प्रदेश के भी दूसरे नंबर की
विवाह की होटल प्रथा जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मेहमानों के लिए जो कमरा होता है उसको बंगला कहा जाता है। और दूध लौटावा प्रथा, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। ये सब उनकी उपजनजातियों के सारे कार्य हो गए। कोयला भूत नृत्य करने वाले, नगाड़ची झाड़ फूक का काम करने वाले, ओझा तांत्रिक, अंगरिया आग का काम करने वाले, और इनके देवता कौन है? लोहासुर हैं, प्रधान पुजारी होते हैं, और सोलहास रस्सी का काम करने वाले होते हैं। ये दोनों मैंने प्रथाएं समझा दी। इसकी अगर ट्रिक को लिखना हो, नृत्य याद करने की ट्रिक तो लिख सकते हैं। नृत्य याद करने की ट्रिक लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, ठीक है ना, याद हो जाता है इससे जल्दी से। देखिए, कर्मा और सेला, कर्मा और सेला अपनी सजनी पूजा और रीना के साथ कहरवा नृत्य कर रहे हैं। सारे नृत्य आ जाएंगे इसमें। देखिए, एक लाइन हमें अगर इस प्रकार से याद कर ले तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कर्मा, शैला, सजनी, पूजा, रीना और कहरवा। इसके साथ एक छूट जाएगा तो गौड़ जनजाति है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा आपका। ये सारे आप नृत्य हैं। देखिए, अब अगर आप गौड़ जनजाति से कोई भी प्रश्न पेपर में आता है तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना है ही नहीं, ना के बराबर। सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव हल कीजिए और फिर अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे सामने ला सकते हैं प्रश्न को। तो ये मैंने आपको एक जनजाति करा दी है जिसका नाम रहेगा गौड़ जनजाति। मैं आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश में टोटल कितनी जनजातियां हैं, जो 46 हैं। हम इनमें से 12 से 15 जनजातियों को पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इतनी सारी जनजातियां पढ़ना मुश्किल है, तो इस वजह से ध्यान रखेंगे। हम 12 से 15 जनजातियों को पढ़ेंगे जो विशेष तौर से प्रश्न बनाती हैं, और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।